इवेंट इंडस्ट्री का मुझे ABCD भी नहीं पता था। जब मैंने एक शादी कर ली तो खून लग गया मुंह में। विद इन 2 years आई डिड द बिगेस्ट सेलिब्रिटी वेडिंग व्हिच वाज कॉल्ड। हमने वो वेडिंग सिर्फ 5 जन में खेली थी। आप मोटे क्लाइंट जो मारवाड़ी क्लाइंट है, सिंधी क्लाइंट है, उनके पीछे पड़ जाते हैं। वो मेरे पीछे पड़ गया। इसमें पैसा ज़्यादा होता है, शैलेश गांधी उधर ही जाता है ऐसे। उसके रुपये उसके मुंह पे मारे। आपके ऊपर इल्ज़ाम ये भी कि आप बहुत महंगे होते जा रहे हैं। पैदाइशी महंगा होगा रुपया। डिस्कवरी इवेंट्स के फाउंडर एंड डायरेक्टर मिस्टर शैलेश गांधी जी की AI क्या रिप्लेस करेगा हमारी इंडस्ट्री में कुछ कामों को? गुड क्वेश्चन बट अ रॉन्ग क्वेश्चन। I didn't look back and that was my title, my brand, my name until today is Discovery. तो जैसे आपने बताया आपने शुरुआत करी फैशन शो से या गेट टुगेदर से, फिर डेस्टिनेशन वेडिंग में कैसे है? और जैसे बता रहे हैं अपनी स्टोरी बहुत सिंपल लग रहा है, इतना सिंपल तो नहीं हो सकता, बहुत हार्डवर्क भी होगा इसमें। और मैंने वो रात दिन किया है। तो या अपने बिजनेस को कैसे देखते हैं? इमोशन पे देखते हैं, क्रिएटिविटी पे देखते हैं, या आपको लगता है यार इसमें बचना भी चाहिए कुछ, बिजनेस पहले बाकी चीज़ें बाद में? वेडिंग से इमोशन, लेकिन हमारे लिए तो धंधा है ना। आप एक ही कंपनी बाप बेटा काम कर रहे हैं तो चलती किसके जा रही है? अगर आप भी अपने फैमिली बिजनेस में हो और आपका मन नहीं लग रहा है, आपको लग रहा है कि यार मैं इस चीज़ के लिए बना नहीं हूँ और मुझे कुछ और करना है, कुछ अतरंगी करना है या कुछ डिफरेंट करना है, तो जो मेरे अगले गेस्ट हैं वो बहुत परफेक्ट एग्जांपल है, जिन्होंने अपने टेक्सटाइल का बहुत अच्छा काम छोड़ के इवेंट इंडस्ट्री ज्वाइन किया जिन्होंने, और आज बहुत ही सक्सेसफुल इवेंट प्लानर है। मैं बात कर रहा हूँ डिस्कवरी इवेंट्स के फाउंडर एंड डायरेक्टर मिस्टर शैलेश गांधी जी की। तो आज EFS प्रेजेंट्स इवेंट डिटेक्टिव पावर्ड बाय सिग्नेचर इवेंट्स बाय SKG में हमारे गेस्ट हैं मिस्टर शैलेश गांधी जी। वेलकम सर, आई फील ऑनर्ड, आपको यहाँ देखकर बहुत अच्छा लग रहा है। ऑल्दो हम बहुत जानते हैं एक दूसरे को बहुत सालों से, लेकिन इट्स ट्रूली ऑनर्ड फॉर मी हैविंग यू ऑन पॉडकास्ट। थैंक यू सर राहुल जी, इट्स माय ऑनर, माय प्लेजर। आपने मुझे याद किया और जैसे आपने मेरा इंट्रो किया कि भाई टेक्सटाइल टू इवेंट, बस एक ही पैशन खींच के लाया, ट्रैवल ट्रैवल एंड ट्रैवल। आई लव ट्रैवलिंग एंड दिस इंडस्ट्री गिव्स मी द फुल अपॉर्चुनिटी टू। शैलेश जी, आपकी जो फैमिली बिजनेस था आपका वो था टेक्सटाइल का, आप इवेंट में कैसे शिफ्ट हुए? राहुल जी, ऐसा है कि मैंने अपनी पढ़ाई शुरू की, मुझे अकाउंट्स बहुत पसंद था। आई इवन जॉइंट फाइनेंशियल मैनेजमेंट कोर्स भी किया मैंने, लेकिन दुर्भाग्य मेरा कि माय डैड एक्सपायर्ड एंड मुझे अपना टेक्सटाइल बिजनेस ज्वाइन करना पड़ा। लेकिन टेक्सटाइल में कभी मुझे रुचि नहीं थी, कुछ क्रिएटिव करने की आग बनी रहती थी। काफ़ी क्लब्स ज्वाइन किए मैंने, लायंस, लियो, काफ़ी इधर उधर, मतलब जितना आउटडोर एक्टिविटी हो सके लाइफ में करने की कोशिश की, और टेक्सटाइल तो चलता ही रहा। डैड नहीं रहे तो मुझे हैंडल करना पड़ा। लेकिन एक सुनहरा मौका 2006-07 में मेरे हाथ में लगा कि भाई एक मेरे बीइंग अ टेक्सटाइल गाय, बॉम्बे में एक MJ मार्केट करके है जो एशिया का लार्जेस्ट मार्केट कहलाता है। उन्होंने 125 ईयर्स कंप्लीट किए थे और उनको कोई जश्न करना था, कोई इवेंट करना था, तो कमिटी मुझे जानती थी, वी वर सिटिंग, और वहाँ से मेरी ये जर्नी शुरू हो गई। ओके, तो फिर डिस्कवरी इवेंट को कैसे डिस्कवर किया आपने? जब ये इवेंट का पूरा भार मुझे दिया गया एंड आई वाज अवॉर्डेड द इवेंट ऑफ डूइंग अ फैशन शो एंड एग्जीबिशन एट MJ मार्केट, तो मैं इस पे रिसर्च चालू किया, क्योंकि मैं इवेंट इंडस्ट्री का मुझे ABCD भी नहीं पता था। तो एक दिन एक होटल में बैठा था, तो मैं इसी इवेंट की चर्चा कर रहा था, तो कोई इवेंट वाला आके मेरे से मिला, बोला सर मैं भी इवेंट करता हूँ, मेरे को कोई ज़रूरत हो तो बताइए, आपका कंपनी का नाम क्या है? मैंने तो कोई कंपनी शुरू नहीं की थी। आप हंसेंगे कि सामने डिस्कवरी चैनल चल रहा था, मैंने बोल दिया डिस्कवरी इवेंट्स। ग्रेट ग्रेट। सो और उस दिन से फिर आई डिडंट लुक बैक एंड दैट वाज माय टाइटल, माय ब्रांड, माय नेम एंड टिल टुडे इट्स डिस्कवरी इवेंट्स। ग्रेट।
तो जैसे आपने बताया आपने शुरुआत करी फैशन शो से या गेट टुगेदर से, फिर डेस्टिनेशन वेडिंग में कैसे आए? सी, जब मैंने शुरू किया तब आई वॉज डूइंग फैशन शो, फिर काफ़ी ज्वेलर्स के, टेक्सटाइल ब्रांड्स के मैंने काफ़ी शोज़ किए। फिर मैंने एनएससीआई में पूरा टेक्सटाइल एग्जीबिशंस किया, स्टॉल बिल्डिंग किया। तो मेरे ज्वेलरी के बहुत सारे क्लाइंट्स थे जिनका मैं ये करता था। तो एक दिन एक बंदा आया मेरे को, बोला यार मेरी बच्ची की शादी है, शैलेश भाई आपको करनी है। बोला यार मैंने कभी शादी वादी की नहीं, मैं कहाँ से करूँगा। लेकिन वो जिद पे अड़ गया कि शादी आप ही को करनी है। बोला ठीक है भैया, भूल चूक हो तो माफ़ कर देना। तो बोले नहीं मुझे पता है आप बहुत अच्छा कर लेंगे। एंड दैट वाज माय फर्स्ट वेडिंग, जो पारसी जिमखाना में थी। और काफ़ी फंक्शन अलग अलग जगह पे थे। वी एग्जीक्यूटेड सुपर्बली एंड माय वेडिंग प्लानिंग जर्नी स्टार्टेड फ्रॉम देयर। एंड फिर डेस्टिनेशंस पे कैसे गए आउट ऑफ कंट्री एंड ऑल? उसके बाद ऐसा हुआ कि जब मैंने एक शादी कर ली तो खून लग गया मुंह में। तो अभी कोई भी बोल रहा था मेरे घर में शादी है, तो बोले हाँ हम शादी करते हैं। यस, सो वैसे हमने फर्स्ट वेडिंग की एमबी वैली में। राइट। माय डेस्टिनेशन फर्स्ट वेडिंग वाज एमबी वैली। और फिर जब एमबी वैली की तो वहाँ से मुझे गोवा मिला, गोवा से मुझे लोनावाला मिला, लोनावाला से मुझे राजस्थान मिला। फिर स्लोली आई, ग्रेजुअली आई स्टार्टेड डूइंग इंटरनेशनल वेडिंग। हमने मलेशिया की, दुबई की, श्रीलंका की एंड मैनी मोर। आप जैसे बता रहे हैं अपनी स्टोरी बहुत सिंपल लग रहा है। इतना सिंपल तो नहीं हो सकता, बहुत हार्ड वर्क भी होगा इसमें। ऑफ कोर्स, कोई भी नॉलेज लेने के लिए आप जब पैदा होते हो तो फर्स्ट से 10th करते हो, फिर ग्रेजुएशन लेते हो, फिर यस, सर्टिफिकेट मिलता है। यस, तो हर जगह पे वही फॉर्मूला है। बोलने के लिए तो आप बोल दो कि मेरे को ये डिग्री में एमए हो गया, एमबीए कर लिया, ये कर लिया। लेकिन वो एमबीए करने के लिए या डॉक्टर बनने के लिए वो बच्चे को कितनी मेहनत करनी पड़ती, वो बच्चा ही जानता है। सेम वे कोई भी इंडस्ट्री में आप अगर आ रहे हो और आपको उसको अचीव करना है या मास्टर करना है तो आपको पढ़ना है। और मैंने वो रात दिन किया, सीखा, लोगों से समझा, मिला। जैसे ये इंडस्ट्री बहुत ही वर्सटाइल है, कभी कॉर्पोरेट करते हैं आप, कभी फैशन शो कर रहे हैं, कभी कुछ कर रहे हैं। तो आपने कितनी जल्दी वेडिंग को नीश बना लिया कि मुझे वेडिंग ही करनी है और कुछ नहीं करना है? आपको जैसे मैंने कहा मेरा फर्स्ट डेस्टिनेशन वाज एम्बे कितने वैली। सालों के अंदर हो गया था ये? 6 months। राइट। आपको आश्चर्य लगेगा, 2010 में मैंने मेरा पहला डेब्यू किया पारसी जिमखाना और ये लोकल बॉम्बे वेडिंग्स करने से। 2011 में मैंने एम्बे वैली किया। ओके। मेरा एक आर्किटेक्ट फ्रेंड था जो मेरे स्टॉल्स डिज़ाइन करता था एग्जीबिशन में। हम्म। तो उन्होंने कहा कि यार मेरा एक क्लाइंट है, उनके घर में शादी, आप ज़रा एक बार मिल लीजिए। तो कफ़रेट के मेरे एक क्लाइंट थे, मैं उनके घर गया, मैं बैठा, बातें की, उनको पसंद आ गया। उन्होंने मुझे एमबी वैली दिया। और आप मानेंगे नहीं, वहीं से मेरा 2012 में ईशा देवल का वेडिंग मुझे एमबी वैली में मिल गया। अरे, क्योंकि जो ग्रुप था ये भरत तख्तियानी, ईशा एंड उसके दोस्त, ये सब मेरे दोस्त हो गए। उनके सबके वेडिंग्स मैं करने लगा स्लो एंड स्टडी। Within 2 years, I did the biggest celebrity wedding, which was called Isha Deval wedding. ओके। तो उसके लिए आपको धर्मेंद्र जी ने कनेक्ट किया था या किसने किया था? मुझे हिमा जी और भरत और ईशा, मतलब मैं उनको जानने लग गया था। राइट, राइट, तो ओके। मैं एक फ्रेंड भी हो गया था, फैमिली भी हो गया। और तो स्लोली, और उन्होंने जो मेरा एमबी वैली का डेडिकेशन और काम देखा, क्योंकि तब मुझे पता नहीं था टीम स्ट्रेंथ क्या होनी ओके। चाहिए, कितने मैन पावर यूज़ करने चाहिए। हमने वो वेडिंग सिर्फ 5 जन में खेली थी। अच्छा। एमबी वैली वेडिंग, 3 नाइट वेडिंग, 5 जन में हमने पूरी वो खींची थी। तो उनको समझ में आ गया ये बंदे को नॉलेज है काम का, उसको हम मिल गई। मुझे लगता है जो लोग ये एपिसोड देख रहे हैं उनको ये चीज़ समझ आनी चाहिए अभी तक कि आपको जितनी जल्दी आप अपना नीश पकड़ लेते हो कि मुझे करना क्या है एक्चुअल में। आपने जैसे 6 महीने में वेडिंग की तरफ आ गए आप, फिर आपने पीछे मुड़ के नहीं देखा कि कुछ करना ही नहीं, अपने को वेडिंग्स ही करनी है। तो यहाँ कई लोग 4-4 साल 5-5 साल, आप पूछो तो बोलते हैं हम सब करते हैं, हम कॉर्पोरेट भी कर रहे हैं, वेडिंग भी कर रहे हैं, गवर्नमेंट इवेंट्स भी कर रहे हैं, विच इज़ मतलब कुछ उसमें प्रॉब्लम नहीं है।
लेकिन अगर आप एक चीज़ में स्पेशलाइज हो जाते हो, एक चीज़ में आपकी एक्सपर्टीज़ हो जाती है, तो ज़्यादा बेटर रहता है। कट टू थोड़ा सा डिटेक्टिव क्वेश्चन पे आते हैं। मैंने आपका जितना केस स्टडी किया है, तो मुझे फ़ील हुआ कि आप मोटे क्लाइंट जो मारवाड़ी क्लाइंट है, सिंधी क्लाइंट है, उनके पीछे पड़ जाते हो। सच है ये? मैं तो रिवर्स कहूँगा, वो मेरे पीछे पड़ जाते हैं। जिसमें पैसा ज़्यादा होता है, शैलेश गांधी उधर ही जाता है, ऐसा है? पैसे से ज़्यादा काम में जहाँ क्रिएटिविटी ज़्यादा होती है, कुछ नया करने को मिले, वहाँ मुझे जाना पसंद है। पैसा तो हर काम में मिलेगा सर। राइट। आप सही ढंग तो से आपके काम हिसाब करोगे से तो जो पैसा मारवाड़ी मिलेगा। क्लाइंट होते हैं वो क्रिएटिव ज़्यादा मांगते हैं, अलग चीज़ें ज़्यादा मांगते हैं? अब वो कुछ क्राइटेरिया रह नहीं गया, हर क्लाइंट नया मांगता है और ओके। नया चाहिए। आप में इनोवेशन नहीं होगा तो आप सस्टेन नहीं कर पाएंगे इस इंडस्ट्री में। राइट। जैसे आपने बताया कि हर क्लाइंट ही नया मांगता है, तो आप वेडिंग को या अपने बिजनेस को कैसे देखते हैं? इमोशन पे देखते हैं, क्रिएटिविटी पे देखते हैं, या आपको लगता है यार इसमें बचना भी चाहिए कुछ, बिजनेस पहले बाकी चीज़ें बाद में? व्हेन आई स्टार्टेड माय करियर, मतलब मैं फेज़ 1 जब मैं इवेंट्स में आया, उसके बाद मैं वेडिंग्स में आया, कॉरपोरेट्स किया, फैशन किया। जब वेडिंग्स में आया तो जाहिर सी बात है, वेडिंग्स इज इमोशन। या लेकिन हमारे लिए तो धंधा है ना, हुँ, मेरा घर उस पर चल रहा है, मेरा ब्रेड एंड बटर है। हुँ, तो जो आप पूछ रहे इमोशंस, इनिशियली आई स्टार्टेड विद इमोशंस। मुझे पैसे की तब चिंता नहीं थी क्योंकि मुझे आता नहीं था कुछ भी। राइट, मुझे सीखना था इस इंडस्ट्री में कितना डीप में उतर सकता हूँ मैं, इसको कैसे जानूँ। तब मैं पैसे पे फोकस नहीं करता था। मुझे अच्छे से अच्छा, बड़े से बड़ा काम मिले, मैं सक्सेसफुली उसको डिलीवर करूँ, दैट वाज माय पैशन। बट नाउ एट द मोमेंट वी बैलेंस विद इमोशन, मनी एंड एवरीथिंग। मतलब आप ये बोलोगे कि इमोशन इज मोर एंड मनी इज लेस, नहीं, दोनों चाहिए, क्योंकि विदाउट दैट आई कांट सर्वाइव। राइट। लर्निंग की बात की तो मेरी आपसे जितनी भी बात होती है, मुझे लगता है आप क्वेश्चन बहुत पूछते हैं। लाइक आप अभी भी लर्निंग प्रोसेस में कि यार ये कैसे हो रहा है, वैसे इतना काम करने के बावजूद। तो ये ज़रूरी है? आप कौन से ईयर में है आज, 41। बताइए ना। हाँ, 20, 2025। यस। आज वो युग है, नाउ द किड्स आर कॉल्ड जेंजी। आपके बच्चे, मेरे बच्चे मिलेनियम थे, हम ओल्ड बुक्स है। सो अब वो जो नया पैदा हुआ बच्चे को अक्ल मुझसे ज़्यादा है, उसका स्किल, उसका टेक्निक, वो ही कैन हैंडल अ मोबाइल बेटर देन मी। या सो स्टिल यू आर लर्निंग। सो लर्निंग नेवर स्टॉप। सो आपको क्वेश्चन पूछने ही पड़ेंगे और सीखना ही पड़ेगा। इफ आप जिस दिन आपने ये बंद कर दिया, यू आउट ऑफ योर बिजनेस। सो सिंपल। आपको क्या लगता है, जैसे अभी आप बात कर रहे हैं टेक्नोलॉजी एंड एआई बहुत आगे आजकल, जो 2 वर्ड एआई तो बहुत हैव फेमस नॉट है। कम येट, वो तो नेक्स्ट हो गया। तो एआई क्या रिप्लेस करेगा हमारी इंडस्ट्री में कुछ कामों को, या वो हम सेफ हैं? Good question, but a wrong question. I'll tell you why. Nobody replaces anybody. ओके। It helps you to grow. अब एआई आया है तो एआई किसने बनाया? हमने ही बनाया। क्यों बनाया? टू ग्रो। तो आपको ग्रो करना, एआई को आपका टूल बना के यू हैव टू यूज इट। आप ये समझो अब मेरा क्या काम है, ये आई ये कर लेगा, नहीं। जैसे आपने पहले ही एक क्वेश्चन पूछा, आप अभी भी क्वेश्चन पूछते सीखते। ऑफ कोर्स आपको सीखना पड़ेगा। आप नहीं सीखोगे तो एआई आपको खा जाएगा। आपको एआई को खाना है। सो सिंपल। नहीं, इससे जहाँ एक ऑफिस में 10 लोग काम कर रहे हैं तो उसमें कमी आई है एआई से? आपको लगता है कि नहीं, वो मतलब स्किल वर्कर ही होने चाहिए, या पहले हम डाटा एंट्री पे इतने लोग बिठा के रखते थे, आरएसवीपी कर रहे हैं, मैसेज डाल रहे हैं, अब इजी हो गया है आपको लगता है एआई आने से? एआई आने से काम फास्ट हो गया है। राइट। पहले एक मैं पीपीटी बनाने के लिए 25 दिन लेता था, दिमाग लगाता था, इसमें क्या फोटो डालूं, क्या पिक्चर डालूं, कौन सा कॉन्सेप्ट दूं, क्या नया। आज मेरे एक क्लिक पे काम हो रहा है। हम्म। तो मैं जहाँ पहले 5 क्लाइंट को साल में हैंडल करता था, आज मैं 50 को हैंडल कर रहा हूँ। मेरी ग्रोथ हुई है, इसमें नुकसान कहाँ है? राइट।
तो एआई बेट आप अपनी कंपनी में कितना यूज़ करते हैं एआई? एआई हमने समझ लो ना 4 साल से यूज़ करना चालू किया। पहले हम स्क्रिप्ट या कोई राइट अप के लिए यूज़ करते थे, अब डेकोर के इसमें यूज़ करें। स्लोली एंड स्टडीली वी हैव स्टार्टेड यूजिंग इट एंड वी आर टेकिंग अ गुड यूज़ ऑफ इट। अभी इससे पहले हमने क्वेश्चन किया था नई जनरेशन पे, तो अभी आपके बेटे ने जॉइन किया आपको कुछ साल पहले, तो उनकी सोच में और आपकी सोच में कितना फ़र्क है? ज़मीन आसमान का। राइट। क्यों, होना ही है ना। उनका एजुकेशन, मेरा एजुकेशन में फ़र्क है, मेरे लाइफ़स्टाइल में फ़र्क है। मैं हाथ से खाता हूँ, वो चम्मच से खाता है, वो फ़र्क है। नहीं तो जब तो आप वो एक ही फ़र्क कंपनी आने में वाला ही है। आप एक ही कंपनी में बाप बेटा काम कर रहे हैं, तो चलती किसकी है ज़्यादा? ये अंदर की बात है, नो कमेंट। ऐसा नहीं है, चलती दोनों की है। जहाँ मुझे लगता है वो राइट है, मैं चुप हो जाता हूँ। वहाँ जहाँ उसे लगता है कि मैं राइट हूँ, वो चुप हो जाता है। यह चलने वाली बात नहीं है, हमको कैसे चलाना है इज इम्पोर्टेंट। तो आपने अपना काम भी बाँट रखा है या कभी कोई भी कुछ भी काम कर रहा है? काम तो बांटा ही है, क्योंकि अब जैसे मैंने अभी जेंजी बोला, न्यू कपल्स बोले, यंग माइंड्स बोले। आज मैं कपल से बात करता हूँ, दे डोंट अंडरस्टैंड मी बट दे अंडरस्टैंड यश। राइट। आज यंग कपल्स यश से ऐसे मिल जाते हैं जैसे दे आर चाइल्डहुड फ्रेंड्स एंड या और मैं बात करता हूँ तो अंकल वाला फीलिंग आ जाता है, सीरियस हो जाते हैं। अंकल, हम आपसे बाद में बात करते हैं, क्योंकि मेरा थॉट प्रोसेस आज भी 60s 70s 80s 90s का है। राइट। आज उसका 2000 का है। तो वो जल्दी जेल होते हैं फिर। लेकिन अल्टीमेटली एक चीज मैंने देखा है, एंड में मैं ही आता हूँ सीन में। राइट। एक्सपीरियंस काम आता ही है। मैंने देखा है इंडस्ट्री में ये आगे पास ऑन नहीं होता, मतलब अगर आप कर रहे हो तो ये ज़रूरी नहीं आपका बेटा इसको ज्वाइन करे। बहुत सारे लोग हैं क्योंकि हमारे काम में दिन रात का कुछ पता नहीं है ना? टाइम मैनेजमेंट और फाइनेंशियल काफ़ी चीज़ें हैं, तो आगे की जनरेशन इसको ज्वाइन करने में थोड़ी हिचकिचाती है। आपने यश को कन्विंस किया या खुद से उसने बोला कि नहीं पापा मुझे ज्वाइन करना है? देखिए, एज ए एजुकेशन आई वांटेड माय किड्स टू बी वेल एजुकेटेड। आई हैव 2 kids, 1 son 1 daughter। यश वांटेड टू डू एडवर्टाइजिंग एंड ऑल दो स्टफ। तो उसने एडवर्टाइजिंग किया, उसने एडवर्टाइजिंग में काम भी किया। ही डिड जॉब इन 2-3 कंपनीज फॉर 3 years। और ही यूज्ड टू कम टू ऑफिस ऑल्सो। तो उसको खुद को इंटरेस्ट आया एंड ही जॉइंड मी। राइट। सिंपल। फ़िलहाल जो मैंने आपकी प्रोफाइल देखी है 2-4 सालों में, आप बहुत ज़्यादा फोकस अब्रॉड वेडिंग्स पे कर रहे हैं। तो जब आप यूएस में काम करते हैं, जब आप दुबई में काम करते हैं, दोहा में करते हैं, तो कितना फ़र्क है यहाँ के वर्क एनवायरनमेंट का और वहाँ के वर्क एनवायरनमेंट का? मैं मेरे कंट्री के बारे में कुछ बोलना नहीं चाहूँगा, लेकिन आपको बता दें तो यस, सिस्टमैटिकनेस इज़ वेरी मच अब्रॉड कंपेयर टू इंडिया। या हमको ना से हाँ करवाना पड़ता है, वहाँ सीधा हाँ होता है। फ़र्क ये है। या सीधा ना होता है? हाँ। तो आजकल की जो जनरेशन अगर उसको उसको लगे कि मुझे भी बाहर ही सिर्फ काम करना है, तो उसको पहला स्टेप या 1-2 स्टेप क्या होने चाहिए? फ्रॉम लीड्स टू पूरा एग्जीक्यूट करने तक। सपोज़ करो किसी को सिर्फ बाहर के क्लाइंट है, किसी को थाईलैंड में या डेस्टिनेशन वेडिंग करनी आउट ऑफ कंट्री, तो उसको लीड्स के लिए क्या करना पड़ेगा या उसको एग्जीक्यूशन अगर लीड आ भी गई तो उसको एग्जीक्यूट कैसे करेंगे? ये तो बहुत बड़ा बड़ा, मतलब इसमें 2 घंटे बात करें तो कम हो जाएगा। सिंपल वर्ड्स। ऐसा है ना, ये लीड्स ऐसा है कि आपका स्टडी कितना स्ट्रांग है, पहले अपने आप को सुधारो। आप पहले जाके पूरा दुनिया घूम के आओ, स्टडी करो। आज आप कोई क्लाइंट के पास जाके बैठते हो कि चलो मुझे थाईलैंड वेडिंग करना है, आपके पास कैपेसिटी है क्या उसको कन्विंस करने की मैं थाईलैंड आपका कर सकता हूँ? आप अपने आप को उतना लेवल पे लाना पड़ेगा कि देन ओनली ही कैन गो एंड कंप्लीट दैट। सो इट्स नथिंग। लीड्स तो कहीं भी आप एक, जिसके पास बजट है वो अगर फेमोंट उदयपुर या जयपुर जाके शादी कर सकता है, तो वो थाईलैंड जाके इमीडिएटली शादी कर सकता है। तो इट्स ऑल अबाउट कन्विंसिंग अ क्लाइंट। एक क्वेश्चन जो मैं सबसे पूछता हूँ मेरे गेस्ट से, कि जो बच्चे आजकल के आ रहे हैं इवेंट्स में, क्या उनको कोर्स करना या किसी डिग्री की ज़रूरत है या उनको वैसे एक पैशन के रूप में आ जाना चाहिए?
काफ़ी लोग बोलते तूने कोर्स करके क्या किया, कुछ तो सिखाते नहीं। मैं इस पे एग्री नहीं हूँ। हर बच्चे को कोर्स करना चाहिए। आप ABCD नहीं सीखोगे तो आपको सेंटेंस बनाना नहीं आएगा, वर्ड्स बनाना नहीं आएगा। वैसे ही कोर्स है, आपको स्टेप बाय स्टेप जाना है, धीरे धीरे कदम लेने हैं, प्लस एक्सपीरियंस लेना है। कोर्स बनाने वाले कोई बेवकूफ़ नहीं है और कोर्स करने वाले कोई बेवकूफ़ नहीं है। देयर इज़ अ सिस्टम। हाउ मच यू वांट टू टेक इट फ्रॉम द कोर्स, हाउ मच यू वांट टू लर्न, और यू जस्ट, आजकल हो क्या गया है, इजी मनी। जैसे पर डे एक बच्चे को बुलाया, 2-2,500, 3,000, 5,000 मिल जाते हैं, तो उसको वो 5,000 और 2,000 में इंटरेस्ट है, उसको सीखने में इंटरेस्ट नहीं। दैट्स द प्रॉब्लम। आप तरीके से अपना कोर्स कंप्लीट कीजिए, ग्रेजुएट होइए, एक एक डिपार्टमेंट को स्टडी कीजिए, एंड देन यू कैन बिकम ओनर ऑफ अ कंपनी। आपको ये ध्यान रखना है कि आपको मैन पावर या लेबर बनना है, या जॉब करना है, या कंपनी स्टार्ट करना है। इट्स ऑल ऑन यू। अभी आपको कुछ ऐसा वाकया याद हो कि बहुत चैलेंजिंग इवेंट रहा हो या चैलेंजिंग वेडिंग रही हो? Every wedding is challenging because we work on मुहूर्त एंड टाइम। एक यही हमारा धंधा है जो टाइम पे चलता है और टाइम पे ख़त्म होता है। ओके। आपकी तारीख निकल गई, आप निकल लो। मैं एक और क्वेश्चन अपने सभी गेस्ट से पूछता हूँ कि कुछ क्लाइंट की अनरियलिस्टिक डिमांड होती हैं। वो कोई ऐसे अतरंगी डिमांड आई है कभी क्लाइंट की? बहुत आती है और रोज आती है। जैसा अभी मोदी जी ने भी बोला और बहुत सारा एक वाइब है कि वेड इन इंडिया। आपको क्या लगता है वेड इन इंडिया वर्क करेगा, या आप देख रहे हो कि रुझान बहुत है, बाहर की तरफ जा रहे हैं वेडिंग्स, और उसका क्या कारण है? सर ये मिथ है, मेरे को तो पता ही नहीं लोग क्या क्या सोचते हैं। जैसे मोदी जी ने बोल दिया मेड इन इंडिया, मेक इन इंडिया। मोदी जी ने ये कहा कि आपका पैसा है, आप अपने देश में खर्चा करो तो बहुत अच्छा होगा, रोजगार होगा, रोजगार बढ़ेगा। उन्होंने ये कभी नहीं कहा कि आप बाहर जाके शादी मत करो। ठीक है। और आज इतनी शादियां इंडिया में हो रही है और हर इंडियन चाहता है कि उसकी शादी इंडिया में होवे। ओनली देर आर 1 or 2% और 3% पीपल हु गो अब्रॉड, क्योंकि उनके कनेक्ट्स, उनके NRI। आज इंडिया से फिर आप जब मेक इन इंडिया, वेड इन इंडिया बोल रहे हो, तो आप अपने बच्चे को पढ़ने को बाहर क्यों भेज रहे हो? जब वो विदेश में पढ़ा है, लड़का विदेश का है, लड़की विदेश की है, तो वो कंफर्ट लेवल के लिए वो इंटरनेशनल वेडिंग्स कर रहे हैं, राइट। अपनी सुविधा के लिए कर ले। आज मेरी डॉटर कनाडा में है, वो डॉक्टर बन रही है, पढ़ रही है। कल उधर उसको लड़का मिल गया तो मैं भी देखूंगा, मैं वहीं शादी करूँ, वो उनके इधर आवे, फिर मैं उधर जाऊँ। उससे अच्छा 20-25 जन, 50 जन को लेके मैंने कंप्लीट कर लिया काम। शैलेश जी, आपको लगता है कि इंडस्ट्री में स्किल्ड वर्कर की कमी है, और अगर है तो उसको पूरी कैसे कर सकते हैं? राहुल जी, स्किल वर्कर्स आर कमिंग इन, बट कमी ज़रूर है। इवन इवेंट मैनेजर्स भी अभी भी स्किल्ड नहीं है। हम अपने आप को इवेंट मैनेजर्स बोल रहे हैं, वेडिंग प्लानर्स बोल रहे हैं, बहुत अच्छे भी है इंडस्ट्री, मतलब इतने अच्छे प्लानर्स है, लेकिन कुछ अनस्किल्ड भी है। ये इंडस्ट्री को ग्रो करने के लिए, मैं कोई इंडिविजुअल पे मेरा कोई लेना देना नहीं है, मैं इंडस्ट्री ओवरऑल ग्रोथ करने में, मतलब क्लाइंट को प्रॉब्लम होनी चाहिए कि कौन खराब है, कौन अच्छा है। जो हम ढूंढने जा रहे हैं ना, हमारे को वो स्ट्रेंथ लानी है कि मैं किससे काम नहीं करूं। राइट। तो वो स्किल आनी चाहिए, वो एजुकेशन से आएगी, ग्रोथ से आएगी। हमारे यहाँ सिखाने के सेशंस नहीं हो रहे। हमको कोई ऐसा मोटिवेटिव स्पीकर्स जो आप लोग बोलते हो, तो वो हमारे इंडस्ट्री में अभी तक कोई मेरे को दिख नहीं रही है। हमारे जो जाने माने लोग हैं जिन्होंने बहुत इंडस्ट्री में बड़ा बड़ा काम किया है, वो काफ़ी कुछ ज्ञान देते हैं, काफ़ी कुछ बताते हैं कि हाउ द इंडस्ट्री इज ग्रोइंग, हाउ थिंग्स आर हैपनिंग। लेकिन ओवरऑल में एक टॉपिक या एक सब्जेक्ट को लेके उसका नॉलेज या उसका मोटिवेशन करना, वो ग्रोथ बढ़नी चाहिए। अभी तक उतना हो नहीं रहा है।
तो आपने और या आपकी कंपनी ने कुछ सोचा है कि आप कुछ इस दिशा में काम करें? सोचता बहुत कुछ हूँ, लेकिन थोड़ा मैं लेजी वाला बंदा हूँ, क्योंकि बीइंग इन द इंडस्ट्री क्लाइंट ऐसे ही पूरा निचोड़ डालता है, उसके बाद वॉट एवर टाइम आई गेट आई वॉन्ट टू रिलैक्स रादर देन डूइंग एनी अदर थिंग। लेकिन नो डाउट वंस नाउ यश हैज कम इन, मुझे वो एक्स्ट्रा टाइम मिलने वाला है और मिल रहा है, तो डेफिनेटली आई एम थिंकिंग अबाउट। सर, जब हम बात करते हैं एंड टू एंड वेडिंग, मैं कई लोगों से मिलता हूँ तो हम पूछते हैं आप क्या करते हो? बोलते हैं मैं तो ओवरऑल वेडिंग करता हूँ, सब कुछ करता हूँ। इज इट पॉसिबल कि एक आदमी सब कुछ कर ले, केटरिंग भी कर रहा है, एंटरटेनमेंट भी कर रहा है, डेकोर भी कर रहा है, प्लानिंग भी कर रहा है, एक ही टीम? और कई लोग हैं कर भी लेते हैं। तो क्या ये ज़रूरी है नए बच्चों के लिए सब कुछ करें, या उसको एक नीच में आना चाहिए कि यार मैं डेकोर करूँगा या मैं सिर्फ प्लानिंग करूँगा? मैं आपको एक सिंपल रिवर्स क्वेश्चन पूछना चाहता हूँ। आप ये पॉडकास्ट कर रहे हैं, करेक्ट? हम्म। यहाँ पे कितने लोगों को पता है व्हाट इज वेडिंग प्लानिंग एंड व्हाट इज एग्जीक्यूशन एंड व्हाट इज प्रोडक्शन? हम जब क्लाइंट को भी नहीं पता है। प्रॉब्लम क्या है इंडस्ट्री में, लोगों को अपना फोटे और हुनर जो है या मैं किस काम के लिए बना हूँ ये पता नहीं है। हम्म। मैं वेडिंग प्लानर हूँ, मैं वेडिंग को प्लान करूँगा। हम्म। आपने आर्किटेक्ट बुलाया है कि सुतार को बुलाया है? सुतार आपका आर्किटेक्ट ने जो प्लान दिया वो एग्जीक्यूट करेगा, राइट। करेक्ट? वैसे ही वेडिंग प्लानिंग इंडस्ट्री में मेरा काम है डिजाइनिंग द वेडिंग। मैं पूरा उसको डिजाइन करूंगा, उनको बताऊंगा ग्रीन कलर होना चाहिए, लाल कलर का लहंगा होना चाहिए, खाने में मैक्सिकन होना चाहिए, डेकोर में ये होना चाहिए, बारात में वो होना चाहिए। दैट इज प्लानिंग एंड गिविंग यू ऑन अ प्लेट। उसके बाद उसको मैनेज करूंगा। सी, वर्ड को समझिए, वेडिंग प्लानिंग मैंने प्लान कर दिया। अब उसका नेक्स्ट स्टेप क्या है? मैनेज करना है कि भाई घोड़ी टाइम पे आ गई कि नहीं, खाना गर्म है कि नहीं, मेकअप वाली आ गई कि नहीं, आपका फोटोग्राफर इज देयर ऑन टाइम और नॉट। दैट इज मैनेजमेंट। अब आता है एग्जीक्यूशन। अब डेकोर कौन करेगा, फोटोग्राफर कौन होगा, फिल्मर कौन होगा, कि कुक कौन होगा, वो एक डिपार्टमेंट अलग है। यहाँ तो बैग लेके लोग चल पड़ते, मैं सब कुछ करता हूँ, मुझे पता नहीं सब कुछ क्या होता है। आई एम अ वेडिंग प्लानर, और आई एम अ मैनेजमेंट टीम, और आई एम अ एग्जीक्यूटर। मैं ये तीन चीज़ को डिवाइड करता हूँ, तीनों को अपने ढंग से खेलता हूँ। मैं क्लाइंट के साथ, एक क्लाइंट अभी रिसेंटली बात हुई, अच्छा हमको होटल आप कर दो। मैं बोला मैं ट्रैवल एजेंट नहीं हूँ, मैं वेडिंग प्लानर हूँ। मुझसे प्लानिंग कराइए, होटल मत बुक कराइए। आपको हेल्प जरूर करूंगा कि एक्स होटल में मेरा, आज ग्रीडीनेस इतना बढ़ गया इंडस्ट्री में, हर आदमी को हर चीज में कमीशन चाहिए। राइट। मैं बहुत ब्लैंकली बोल रहा हूँ, बुरा मत मानिएगा मेरी बात को, कोई को बुरा लगे तो सॉरी। हमको हर जगह पैसा चाहिए चाहिए, लेकिन आप फोटे बनाओ ना। आज बोले ना यार, ये वो एक प्लानर्स आर नेवर रिपीटेड एंड फ्यू प्लानर्स आर ऑलवेज रिपीटेड। ना। व्हाई? बिकॉज ऑफ दे नो देयर वर्क। क्योंकि आपको आपका सब्जेक्ट पता है तो यू आर रिपीटेड। आपको क्या करना है? होटल भी कर लेना है आपके, उसके बाद डेकोर भी मैं ही कर लूँगा। अरे केटरिंग मेरा काका मामा करता है, उसी को बुला लूँगा। फोटोग्राफी तो मेरा भाई का अभी तो फोटोग्राफी ज्वाइन किया, उसको बुला लूँगा। आपने खिचड़ी बना दी। राइट। उनको खिचड़ी नहीं खानी, उनको शादी करनी है। यू नीड टू अंडरस्टैंड द सब्जेक्ट। राइट। अब लोग समझते नहीं है, उसका मेरे पास कोई इलाज नहीं। शैलेश जी, तो अभी हम आपके साथ करने वाले हैं रैपिड फायर इवन डिटेक्टिव स्टाइल में। तो पहला क्वेश्चन है, क्या कभी आपने किसी क्लाइंट को ना बोला है? 100% मैंने उसके रुपये उसके मुंह पे मारे। एक वेडिंग में किसके ज़्यादा नखरे होते हैं, ब्राइड साइड के या ग्रूम साइड के? जिसकी नजाकत ज्यादा होती है उसके नखरे ज्यादा होते हैं। आपको क्या लगता है एक बड़ी शादी में क्लाइंट का पैसा दिखता है या ईगो दिखता है? बड़ी शादी में ईगो कभी नहीं दिखता है, पैसा ही दिखता है। आपने कभी किसी वेंडर को बीच काम से हटाया है? उठा के फेंका भी है। लोग कहते हैं आप साइट पे बहुत अलग तरह के इंसान बन जाते हैं। या या बहुत एंग्री हो जाता हूँ, गुस्सा बहुत आता है। और एक
आपके ऊपर इल्ज़ाम ये भी कि आप बहुत महंगे होते जा रहे हैं। पैदाइशी महंगा हूँ, करूँ क्या? किसी कंपटीटर का काम स्टॉक करते हैं या उनका डिज़ाइन आपको अच्छा लगे या आपने कभी कॉपी करने की कोशिश की हो उनका काम? 100%, 100%, नो डाउट अबाउट इट। जो लोग आपका काम कॉपी करते हैं फिर कैसा लगता है? प्राउड फील करता हूँ। कभी एक ही इवेंट में आप दोनों की बहस हो गई हो हर और आप इवेंट में होती है। नहीं, वो आप छोड़ के आ गए हो इवेंट के, यार तू ही कर, मुझे नहीं करना है। वो ऑफिस में होता है। इवेंट पे हम दोनों बहुत डेडिकेटेड है क्योंकि हमने किसी और का काम लिया हुआ है। हम एक दूसरे को नाराज कर सकते हैं, हम क्लाइंट को नहीं कर सकते। कभी किसी ने बोला कि यार, आपके बेटे को बोला कि यार पापा को भेजो, मुझे उनसे बात करनी है? बहुत बार जब पैसे का बात आता है सब पापा को ही मांगते हैं, बोले तेरे से कर, और कभी क्योंकि किसी वो ब्लंट है। और कभी किसी क्लाइंट ने बोला हो कि शैलेश जी आप यश को भेजो। आज के तारीख में शुरुआत उसी से होती है, हम यश से बात करेंगे, ठीक है। आई फील गिल्टी दैट टाइम, मेरे से क्यों नहीं? जब एक फैमिली, आप एक ही बिजनेस में होते हो तो कितना प्रेशर होता है कि यार दोनों का नाम, एक होता है ना कि ब्रांड का नाम वैसा होना चाहिए जैसा मैंने शुरू किया था, कुछ प्रेशर होता है? 100%। एक रॉन्ग मूव आपका पूरा इंस्टा किल्स करता है, आपका सोशल मीडिया किल करता है। इट्स लाइक अ बिजनेस ऑफ ग्लास, टूट गया टूट गया। वो एक गाना था, शीशा हो या कांच, क्या कुछ तो भी, शीशा हो या दिल हो। हाँ, टूट गया तो वापस क्या कुछ समथिंग, मैं भूल गया, चलो ठीक है। आप अपने 3 कंपटीटर के नाम बताओ। मैं और मैं अपने आप को ही अपना कॉम्पिटिटर मानता हूँ क्योंकि मुझे अपने आप से आगे बढ़ना है। शैलेश जी, आपने इवेंट डिटेक्टिव के इस पॉडकास्ट में बहुत ईमानदारी से आंसर दिया और बहुत सारी चीज़ें जो लोग बोलने से डरते हैं कि यार वो लोग बुरा मान जाएंगे, वो चीज़ें बोली। थैंक यू सो मच इस एपिसोड में आने के लिए। थैंक यू फॉर कॉलिंग मी, एंड मैं बहुत आपका शुक्रगुजार हूँ कि आपने मुझे बुलाया।